नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी 2 पल सुकून के भाग 37। अंजलि अपने पति प्रकाश को समझाते हुए कहती है, तुम तो जानते हो कि मैं बड़ी दिनों से इस स्कूल में टीचर की नौकरी कर रही हूँ, ऐसे में मुझे थोड़ी बहुत तो रिलैक्सेशन मिल ही जाएगी। मगर प्रकाश है कि इस विषय पर राजी नहीं होता। उसका यही कहना है कि इस तरह से न केवल अंजलि को काफी परेशानी होगी, साथ में बेटा प्रशांत को भी बहुत से तकलीफ होगी। मगर अंजलि अपने पति को समझाने की कोशिश करती रही। ऐसे में अंजलि के माँ रुक्मणी देवी प्रकाश को समझाते हुए कहती है, बेटा मैं हूँ ना, तुम चिंता क्यों करते हो, मेरे पास काम ही क्या है, मैं दिन भर उसका देखभाल करती रहूंगी। आखिर तुम्हारे बेटा मेरी भी तो कुछ लगता है, मैं उसका नानी हूँ। मेरे रहते हुए तुम लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समय के साथ साथ जो भी कुछ हो रहा है, इसे श्री राम जी के कृपा समझो। यह पूरे जग भगवान के कृपा पर ही चलती है। हम कौन होते हैं, हम लोग तो केवल एक माध्यम मात्र है। आथा उन पर भरोसा रखो, समय के साथ साथ सारे समस्या के निदान हो जाएंगे। प्रकाश कुछ कहे बगैर चुपचाप रहा और अंजलि को केवल इतना ही कहा, देखो तुम खुद समझदार हो, ऐसे में तुम्हें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे ठीक समझो करो, मगर अपने बच्चे को किसी भी तरह का तकलीफ हो उससे तुम्हें बचना होगा, बाकी तो तुम खुद समझदार हो। प्रकाश अपने ड्यूटी को नियमित रूप से निभाते रहा। आता वह बहुत ही कम समय अपने परिवार को दे पाता। समय के साथ साथ उसके खर्च भी बढ़ती गई। आथा उसके जुगाड़ में लगा रहता है। ऐसे में उसके अपने शहर से बाहर जाने का सिलसिला भी ज्यादा बढ़ गया। उधर अंजलि के दिनचर्या में भी पहले से अंतर आ गई है। एक तरफ बेटा प्रशांत तो दूसरी तरफ स्कूल और इधर घर परिवार संसार के अधिकतर जिम्मेदारी तो अब अंजलि के माँ रुक्मणी देवी के ऊपर ही है। मगर अपने घर परिवार संसार इसे तो अंजलि भी नकार नहीं सकती। जैसे जैसे दिन बीतता गया, बेटा प्रशांत बड़ा होता गया तो सभी के लिए नए नए चुनौतियां भी बढ़ने लगी। पर इन परिस्थितियों के बीच सभी लोग बड़ी खुश हैं। समय बीतते लगी कि इसी के बीच में एक बार फिर से अंजलि अनसत्वा गई है, जिसे लेकर मन ही मन अंजलि बहुत परेशान होने लगी, क्योंकि अंजलि के अपने परिवार के सामग्रिक परिस्थिति विशेष सुखदायक नहीं है जितना कि अंजलि उम्मीद लगाए बैठी थी। अंजलि मन ही मन अपने हालात को लेकर दिन ब दिन चिंताग्रस्त होने लगी। एक तरफ जहां उसके खुद के मकान न होने के कारण उसे अपने मायके में रहने पड़ रही है, वहीं इतने जल्दी उसके दूसरे बार अनसत्वा हो जाने पर उसे बहुत ज्यादा चिंता सताने लगी। ऐसे में मन ही मन भयभीत हो जाती है, यह सोचकर कि ऐसी खबरें अपने पति प्रकाश को कैसे बताएं। इस खबर से ना जाने प्रकाश कोई नाराजगी जाहिर करे या नहीं, कुछ कहना मुश्किल है। ऐसे में मन ही मन अंजलि प्रकाश को कहने से परहेज करती रही। समय बीतता गया। अंजलि अपनी अनसत्वा के विषय में प्रकाश को कुछ कहे बगैर चुपचाप रहा, यह सोचकर कि शायद ऐसी खबर से मन ही मन प्रकाश असंतुष्ट हो और हो सकता है कि अचानक ऐसी खबर से गुस्से में आ जाए, या तो हो सकता है कि उसके मन में कोई बुरा प्रभाव पड़े, क्योंकि अंजलि जानती है कि उसका आर्थिक स्थिति कतई अच्छा नहीं है। प्रकाश जो भी पैसा आमदनी करता है उसका ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च हो जाती है, थोड़ा बहुत वही बचता है जो कि आजकल किराए के मकान के बजाय अंजलि के पिता के सरकारी क्वार्टर में रह रही है। और अंजलि को जो भी तनख्वाह मिलती है उसमें से अधिकांश बचा कर रखती है। इधर प्रकाश जी जान से ज्यादा पैसा रोजगार की रास्ता तलाशते रहता है। कोई कंपनी में परमानेंट नौकरी का अप्रोच भी कर चुका है, मगर कोई विशेष लाभ नहीं होता दिख रहा है। ऐसे में अगर इतने जल्द प्रशांत के कोई भाई बहन की बात छिड़ गई तो स्वाभाविक है कि प्रकाश नाराज हो सकता है। अंजलि मन ही मन सोचने लगी, स्त्रियों को कंसीव करने ना करने की दायित्व तो उन्हें खुद ही उठानी पड़ती है। यह तो प्रकृति के नियम है कि दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे की चाहत का ख्याल रखनी ही पड़ती है, और इसी भावनाओं पर या कहे तो ऐसी स्थितियों के ऊपर ही स्वाभाविक रूप से दाम्पत्य जीवन टिकी रहती है।
प्यार मोहब्बत के साथ साथ जिम्मेदारियां तथा मानसिक शारीरिक विशेषताएं सभी कुछ दाम्पत्य जीवन को सुखमय तथा हरा भरा जीवंतमय प्राणवंत रखने के लिए बेहद जरूरी है। पर क्या मुख्य और क्या गौण है, उसका विश्लेषण करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाती है। ऐसे में सारी जिम्मेदारियां स्त्रियों पर अर्थात पत्नी पर आ जाती है। आता ऐसे खबर को प्रकाशित करने की दायित्व भी पत्नी पर ही होती है और समय की प्रतीक्षा करते हुए तथा सही समय पर ऐसे खुश खबर को सुनाना चाहिए ताकि किसी को संकोच ना हो तथा किसी के लिए दुखदायक ना हो। कुछ दिन और बीता कि एक रोज प्रकाश अपने किराए वाले मकान में गया, जहां पर उसे कावेरी चाची मिल गई तो कहने लगी, बेटा बड़े दिन हो गई है कि तुम लोग यहाँ से गए हो, कभी कभी हमारी भी याद कर लिया करना। बड़े दिनों तक तुम यहाँ पर रहे हो, ऐसे में तुम लोग चले जाने के बाद हमें तो बहुत ही अकेला महसूस होती है। मैं तुमसे मिलने को आऊं ऐसा भी संभव नहीं है, तुम कभी कभी आया करना। यह देखो तुम्हारे 2 चिट्ठी आई है, बस 2-3 दिन ही हुई है। मैं बेटा गौतम को कह रही थी कि तुम्हें पहुंचा दे तो कह रहा था कि संडे को स्कूल छुट्टी रहेगा तो पहुंचाने को जाते। अच्छा हुआ कि तुम आ गए। कभी कभार ऐसे आया करो ताकि कोई खबर हो तो कह सकते हैं। पहले तो फिर भी तुम आते थे पर आजकल बिल्कुल बंद कर दिए हो। जवाब में प्रकाश कहने लगा, चाची आप तो जानती हो कि समय के साथ साथ जिम्मेदारी बढ़ गई है तो खर्च भी बढ़ गई है। ऐसे में स्वाभाविक है कि ज्यादा व्यस्त रहने लगा हूँ। अगर व्यस्त नहीं रहूंगा तो पैसे की जुगाड़ कैसे करूंगा चाची। कावेरी चाची एक गहरा सांस छोड़ते हुए कहने लगी, हाँ बेटा तेरा कहना तो बिल्कुल सही है। अच्छा बैठ जरा मैं चाय बना लेती हूँ। चाची के बातों पर प्रकाश राजी होकर वहीं पर बैठा रहा तो चाची पूछने लगी, अच्छा बेटा यह बताओ कि बहू और हमारे पोता कैसा है। जवाब में प्रकाश कहता है, ठीक है चाची, अब तो हंसता खेलता रहता है। तभी चाची फिर से कहने लगी, एक बात है बेटा, तू कभी कभी अपने घर पर भी चला जाया कर, अपने माता पिता को भी देख कर आया कर। जवाब में प्रकाश कहता है, हाँ चाची जाता हूँ ना, मगर शुरू में ही काम गलत हो गया था। अगर बनी बनाई मकान खरीदने की बजाय छोटा सा जमीन का टुकड़ा खरीद लेता तो उसमें समय के साथ साथ दोनों भाई मिलकर कंस्ट्रक्शन करते तो दोनों भाई के परिवार तथा माता पिता एक साथ रह पाते। मगर पैसों की तंगी के कारण हमने छोटी सी जमीन पर बनी बनाई मकान खरीद लिया जिसमें और कमरे बनाने की गुंजाइश ही नहीं बची। अगर उसके ऊपर 2 मंजिला बनाने की सोचे तो उसके ऊपर संभव नहीं होगा। ऐसे में पूरी मकान को तोड़कर बनवाने होंगे जो बहुत खर्चीली है। उतना पैसा हमारे पास नहीं है, तभी तो मैं किराए के कमरे में रहता हूँ। और अब ससुराल में एक गहरा सांस छोड़ते हुए प्रकाश कहने लगा, किसी भी पुरुष को घर जमाई बनकर नहीं रहना चाहिए, लेकिन मेरी भी मजबूरी है कि। तभी सांत्वना देते हुए चाची कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, तू दिल छोटा मत कर, तू शौक से थोड़ी ना उनके घर में रह रहा है। मजबूरी में तो लोगों को कैसे कैसे मुसीबतों को झेलना पड़ता है, तूने खुशी से वहां पर थोड़े ही गया है। यह सब कुछ ईश्वर की माया है बेटा, उनके मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान पर भरोसा रखकर चलना होगा, उनके कृपा होगी तो सब कुछ संभव हो सकता है। मुझे भी मालूम है कि तुझे मजबूरी में ससुर जी के सरकारी क्वार्टर में रहना पड़ रहा है, इसके पीछे छिपे कारणों को नकार नहीं सकते। एक तो बहू अपने माँ बाप के इकलौती है, ऐसे में उन्हें सदा ही किसी न किसी के सहारे की जरूरत होगी क्योंकि उनके उम्र हो चुके हैं तथा अंजलि के भी मन सदा उनके शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहेगी। यह तो ठहरा एक विषय जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत है कि यहाँ पर तुम्हें एक कमरे में रहना पड़ता है, साथ में बाथरूम भी तो नहीं है। साथ में तुम्हारे बच्चे होने के समय आ गए तो तुम्हारे को पूर्ण रूप से देखभाल करने वाले भी यहाँ पर कोई नहीं रहा। एक तो तुम्हारे माँ बाप और या तो उसके माँ बाप जो तुम लोगों को अच्छी तरह से ख्याल रख सकते हैं। हम लोग भला तुम्हारा कितना ख्याल रख सकते, पूर्ण रूप से तो नहीं हो सकता ना।
कुछ भी कहो, अपना तो अपना होता है, हमारा खुद का परिवार है। जैसा कि अपने माँ के पास बच्चे की जिम्मेदारी छोड़कर बहू स्कूल में जाती है, यहाँ पर ऐसा कभी संभव नहीं हो पाती। फिर एक और खास बात है कि जब उसके बच्चा हुआ तब उसके देखभाल की सुविधा या तो उसके मायके में हो सकती है या तो तुम्हारे घर में। ऐसा सभी चाहते हैं। जिनके कोई ना होते तो अलग बात है, बहुत से ऐसे हैं जो ऐसी सुविधाओं से महरूम रहते हैं। उनकी बात अलग है बेटा। तुम्हारे तो सब कुछ है, तुम तो बहुत खुश किस्मत वाले हो। ऐसे में तुम्हें तो अफसोस करने की बजाय खुश होना चाहिए। प्रकाश चुपचाप बैठकर सुनता रहा। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।